वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर। आज यूनिट फर्स्ट के अंदर जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका टाइटल क्या है आपका, इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई का हम एक एग्जांपल लें, इन्फ्लेशन का यदि हम एग्जांपल लें तो इन्फ्लेशन कब बोला जाता है, जब प्राइस लेवल में चेंज आता है। प्राइस लेवल में चेंज का रिजल्ट क्या होता है, प्राइजेस बढ़ते हैं ना कि प्राइस घटते हैं। और जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो मनी की है वो क्या होती है, डाउन होती है। इन्फ्लेशन का यदि हम एक एग्जांपल लें, आपको याद हो जब हम छोटे थे, यदि हम आज मान लीजिए 10 साल पहले की यदि हम बात करते हैं तो 10 साल पहले मान लीजिए हम 10 रुपये में 10 गोलगप्पे खाते थे। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, दस दस साल पहले भी कम ही मिलते थे। और यदि हम आज माने कि आज हम 10 रुपये में जो है 4 गोलगप्पे खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो गोलगप्पे का प्राइस था, 10 रुपये में 10 थे तो 10 गोलगप्पे मतलब है 1 रुपये का एक गोलगप्पा हमें पड़ता था। और आज जो गोलगप्पा है वो आपका 10 रुपये में 4 का मतलब है 2.5 रुपये का एक जो है गोलगप्पा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि पर यूनिट प्राइस जो था वो पहले जो 1 रुपये था वो बढ़ के कितना हो गया, 2.5 रुपये हो गया। तो यही क्या कहलाता है आपका, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन इज़ द डेक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर ए टाइम। तो हम यहाँ पे देखें इन्फ्लेशन क्या है, डेक्लाइन है परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर ए टाइम। कि टाइम के साथ साथ यदि आपको वही आपको गोलगप्पे जो 10 गोलगप्पे चाहिए तो वो 10 रुपये में नहीं आएंगे। अब 2.5 रुपये का एक गोलगप्पा है, अब वो आपके गोलगप्पे 10 रुपये, आप 10 गोलगप्पे कितने के आएंगे, 25 रुपये के आएंगे। तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, डेक्लाइन हुआ परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी। की पहले ही वाली क्वांटिटी हमें चाहिए तो हमें अब करेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और यदि हमें वही करेंसी रखनी है, 10 रुपये ही रखने, तो जो क्वांटिटी थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक क्वांटिटेटिव estimate of the rate at which decline in the purchasing power occur can be reflected in the increase of the price level। हम बात करेंगे कि प्राइस लेवल का बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। हम प्राइस लेवल चेंज सोचते हैं कि प्राइस लेवल घट रहा है तो वो भी इन्फ्लेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है कि प्राइस लेवल बढ़ेगा। गोलगप्पे का प्राइस 1 रुपये से 2.5 रुपये ही हो रहा है, 1 रुपये से 1.5 रुपये ही हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब इन्फ्लेशन क्यों होती है, देखो हम बात कर रहे थे, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है और जो फर्म्स जो हैं उनसे पैसा कलेक्ट करती है टैक्स की फॉर्म में, और उसको क्या करती है, एक्सपेंस करती है। तो गवर्नमेंट ने पैसा एक्सपेंस, जैसे हम देखें तो ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर होता है, जो हम बोलते हैं जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है वो यूज़ में लेती है। इसके अलावा जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी उसके अंदर आरबीआई जो है वो इंटरफेयर करता है, सेंट्रल बैंक जो है इंडिया के अंदर इंटरफेयर करता है, वो कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन या तो गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है या फिर आरबीआई के थ्रू होता है, तो और या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी है जो डिसाइड करती है। एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी इज़ द रूट कोज ऑफ इन्फ्लेशन। कि आप मनी की जो सप्लाई है उसको आप क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम ये देखें चीज़ें महंगी होती हैं तो गवर्नमेंट्स को इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई का जो है कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को कम करना होता है। लेकिन जो सप्लाई पहले बढ़ी हुई है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का कोजेस है कि नहीं है, रूट कोज है कि नहीं है। एंड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी इज़ द रूट कोज ऑफ द इन्फ्लेशन। दिस कैन बी प्ले आउट थ्रू द डिफरेंट मैकेनिज्म इन एवरी इकोनॉमी। मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज। अब हम कैसे इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपका हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को या फिर इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज करता है बाय लीगली डिवेल्यूटिंग रेड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द लीगल टेंडर करेंसी। की करेंसी का प्राइस जो है आपका कम हो जाता है। जैसे कि अभी हम एट प्रेजेंट देखें तो इंडियन जो करेंसी है, और यदि हम डॉलर के कंपैरिजन करें तो वो 80 से अबो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि 80 से अबो जाने का मतलब है कि प्राइस कहीं ना कहीं रेड्यूस होते जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कोजेज़ होते हैं इन्फ्लेशन के। यही जब हम इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन के हम टाइप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये कोजेज़ हमें क्या करेंगे, उनको समझने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो है आइदर बाय प्रिंटिंग और गिविंग अवे मोर मनी टू द इंडिविजुअल, हो सकता है कि मनी की सप्लाई इंडिविजुअल को या बिजनेसेस को बाय प्रिंटिंग और गिविंग मनी के थ्रू बढ़ाया जाए। सेकंड मैंने आपको बताया लीगली डिवेल्यूइंग मतलब कम करना, रेड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द लीगल टेंडर करेंसी। की करेंसी आप ये देखें, एक टाइम था आपका यूएस डॉलर जो था 50 रुपीज़ के आसपास था, अब 80 रुपीज़ के पास है। तो यानी इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज की यदि हम बात करें, एक कंट्री की जो करेंसी है दूसरी कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। सेंट्रल करेंसी की
करें तो कम होती जा रही है। बाय लोनिंग न्यू मनी इनटू द एक्सिस्टेंस रिजर्व अकाउंट क्रेडिट थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के अंदर भी क्या करती है, टाइम टू टाइम आपने देखा होगा सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा लाती है। कोई सेक्टर डाउन है तो वहाँ पे हेल्प करती है गवर्नमेंट किसी किसी फॉर्म में। इन ऑल सच केसेस ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज द मनी लॉसेज इट्स परचेजिंग पावर। तो इसी के कारण जब मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं मनी की परचेजिंग पावर क्या होती है आपका, बोलो, कम हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड रहती हैं तभी उनकी इंपॉर्टेंस रहती है, और जैसे ही वो एक लिमिटेशन को क्रॉस करती हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस पहले से थोड़ी कम हो जाती है। तो कहीं हम देखें इन सच केसेस ऑफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेज मनी लॉसेज इट परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे हम ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला था कोजेज ऑफ इन्फ्लेशन के साथ हमें क्या समझना है, इन्फ्लेशन के क्लासिफिकेशन। तो 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, और तीसरा क्या है आपका, बोलो, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो हम समझते हैं पहले डिमांड पुल इफेक्ट को हम समझते हैं। डिमांड पुल इफेक्ट हमें बताता है व्हेन एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि गवर्नमेंट जब मनी की सप्लाई इंक्रीज कर रही है और उसका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द मनी एंड क्रेडिट सिमुलेट्स ओवरऑल डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टू इंक्रीज मोर रैपिडली देन द इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडिविजुअल हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हाउस होल्ड जो हैं उनसे जो पैसा टैक्सेस की फॉर्म में आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में आ रहा है, और जो बिजनेसेस हाउस हैं उनसे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी टैक्स की फॉर्म में आ रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है इकोनॉमी के अंदर। तो वो यदि खर्चा बढ़ा रही है तो डिमांड पुल इफेक्ट के अंदर माना जाएगा कि हमें डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें सप्लाई को बढ़ा देना है। फिर आता है कोस्ट पुश, वो पुल था ये पुश था, ठीक है ना, कि डिमांड को बढ़ाने के लिए हमने पुल करने के लिए वो किया। हम कोस्ट पुश का मतलब हुआ कि कोस्ट को इंक्रीज करने के लिए। देखो आपने देखा होगा कि वो जो गोलगप्पे का एग्जांपल था कि गोलगप्पा 1 रुपये से 2.5 रुपये हुआ, तो कहीं ना कहीं कोस्ट पुश हो रही है, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है। क्यों? इसका कारण क्या है कि जिनसे वो जो प्रोडक्ट बन रहा है 5M से बन रहा है, तो उनके कारण क्या हो रहा है, व्हेन कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द 5Ms, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, मेथड्स। तो जब इनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, इनका प्राइस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। हम देखें अभी कुछ दिनों पहले मिल के प्राइस जो थे वो इंक्रीज हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि उस एक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें यूज़ में आ रही हैं वो चीज़ें के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, जैसे आपको याद हो जब कोविड के टाइम में चीज़ें महंगी क्यों हुई थी, जो ट्रांसपोर्टेशंस था वो थोड़ा आपका जो है कम था, तो जो उनके प्राइस बढ़ गए थे। जब डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी महंगे मिलते हैं, तो ये कॉस्ट पुश इफेक्ट कहलाता है। फिर आता है आपका लास्ट क्या आता है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन जैसा कि नेम से क्लियर है कि वेयर द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इन अदर 4Ms कम्स एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन द इनकम। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स हैं वो भी देखते हैं, जैसा कि आपने देखा हो वो भी देखते हैं कि उनको रीजनेबल सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, जो 5Ms के बदले में जो मिलना चाहिए रीजनेबल है या फिर नहीं है। यदि वो रीजनेबल नहीं है तो वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। वो डिमांड क्यों करते हैं, डिमांडिंग मोर वेजेस एंड मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि उनका जो रहने का जो खर्च है, जैसे हम देखें आज के टाइम में रहने का खर्च जो है इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, तो इन्हें खर्च बढ़ा है, तो वो अदर फैक्टर भी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। फिर लास्ट आता है इन्फ्लेशन के फ़ायदे हैं, नुकसान है। जैसे कि आप देखें कि जब हम किसी पर्सन को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं तो उसके पीछे आप ये देखें गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रीटमेंट के पीछे एक लाइनिंग आती रहती है। यदि वो अप डाउन चल रही है तो वो कहते हैं सब कुछ क्या है, सही चल रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, सॉरी। क्या बोलता है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं है वो चीज़ स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है, रिसेशन भी होना जो है, इन्फ्लेशन होना भी, ये एक साइकिल है, ये ज़रूरी है। यदि इकोनॉमी के अंदर ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज तो हैं ही। तो हम देखें तो एडवांटेज की बात करें, मोर इन्फ्लेशन एनेबल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, की इन्फ्लेशन होगी तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। फिर कह रहा है मॉडरेट इन्फ्लेशन अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ द रियल वेजेस, कि रियल वेजेस देखो आप थर्ड पॉइंट के अंदर देखें, बिल्ट इन जो था वहाँ पे क्या था, आपके
रियल वेजेस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन था, अदर फैक्टर की वेजेस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। फिर आ रहा है मॉडरेट इन्फ्लेशन अलाउ एडजस्टमेंट ऑफ प्राइजेस, कि प्राइजेस भी जो हैं चेंज होते रहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है। इन्फ्लेशन इज बेटर दैन द डिफ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जो है डिफ्लेशन से क्या है, बेटर है। फिर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, जैसे कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उससे कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि चीज़ें महंगी होंगी, कितनी महंगी होंगी, जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो जो है वो हमें खर्च करना पड़ता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो हम कम कर पाते हैं, लोअर इन्वेस्टमेंट होता है। और जब इन्फ्लेशन हायर होती है तो इकोनॉमी के लिए वो क्या होता है, आपका डेंजरस होता है। इकोनॉमी जो है वहाँ पे इकोनॉमी इन्फ्लेशन हाई होने पर हम देखें तो कुछ कंट्री थे, जैसे श्रीलंका की लंका लगी हुई थी, आपने देखा हुआ था कितनी महंगाई थी वहाँ पे। पाकिस्तान में भी महंगाई थी। तो कहीं ना कहीं देखें सारी जगह जो इन्फ्लेशन जो है वो आपका एक बेटर फॉर्म नहीं देता है, इकोनॉमी को उसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। फिर आ रहा है कि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिक्रीज़ होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यूएस डॉलर जो है उसका पहले 50 प्राइस था इंडियन रुपीज़ के अंदर, अब वो 80 अब वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में क्या कर रहा है, हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कम होगा, और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, फॉल होगी। तो फॉलिंग इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होगा। इसके अलावा हम ये देखें कि यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें तो हमें वेजेस को बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाना है, तो ये भी हमें क्या करता है, बोलो, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, इन्फ्लेशन के जो आपके 3 इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या हैं, 3 टाइप ऑफ इफ़ेक्ट को हमने देखा, इन्फ्लेशन के कोजेज़ क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ अपनी मेफा की फर्स्ट यूनिट जो है मैनेजर इकोनॉमिक्स की वो पूरी होती है। आप प्रीवियस लेक्चर के लिए लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स।